to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। आज देश की अलग अलग अदालतों से कई महत्वपूर्ण फैसले आए, टिप्पणियां हुई या फिर फैसलों का इंतजार हुआ। दिन था 6 मार्च का। इन्हीं फैसलों पर, इन्हीं अपडेट्स पर सबसे पहले बात करते हैं। सूची में पहला मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड का। आज तारीख थी पर सुनवाई हो नहीं सकी। इसकी जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक का वक्त दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए कि किसने लिए। एसबीआई ने जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक की मोहलत मांगी थी और उस पर आज होनी थी सुनवाई। पर कुछ ऐसे मामले कोर्ट के सामने आ गए जिसके चलते इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोर्ट बैठ ही नहीं पाई, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मामला है। क्या था ये मामला? सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ खनन संबंधी एक और मसले पर सुनवाई कर रही है। 80 से ज्यादा अपीलों को क्लब करके सुनवाई हो रही है। और ये मामला क्या है? खनन यानी माइनिंग पर जो रॉयल्टी आती है वो टैक्सेबल है या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो ये टैक्स लगाने का हक किसे है, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंटर को? एक और कंफ्यूजन है। माइनिंग कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि खनिजों के खनन का मामला है, इसलिए राज्य को इस पर टैक्स का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि खनिज विभाग के तहत मामला आता है और इस पर फाइनल कॉल केंद्र लेता है। पर राज्य सरकारों का तर्क है कि जमीन उनकी तो टैक्स में नुकसान उन्हें क्यों हो। झारखंड और ओडिशा सरकार की तरफ से इस मामले में पेश हुए वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई के दौरान कहा था कि राज्य सरकार के पास सभी तरह की जमीनों पर टैक्स लगाने का हक है। 6 मार्च को इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मिनरल रिच राज्य जैसे झारखंड और ओडिशा से पूछा कि क्या टैक्स को तय करने का हक देश की संसद के पास है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पूरे मामले में 1989 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का रेफरेंस लिया। 1989 में कोर्ट ने कहा था मिनरल्स की माइनिंग पर केंद्र सरकार रॉयल्टी वसूलती है और ये किस्म का टैक्स होता है। कोर्ट ने कहा था रॉयल्टी इज अ टैक्स। ये फैसला इंडिया सीमेंट बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में आया था। फिर 2004 में केसोरम इंडस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ बंगाल का केस, इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1989 में आया जजमेंट टाइपिंग की एरर था और रॉयल्टी टैक्स नहीं होती। कोर्ट ने इस पर विस्तार से चर्चा के लिए तब 9 सदस्यीय बेंच के गठन की बात कही थी और तब के गठन की बात अब हो रही है। 9 जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के केस पर आपको मैंने बताना शुरू किया और पहुंच गया माइनिंग के केस पर। वजह, कोर्स ऑफ एक्शन मिक्स हो गया है। दरअसल जजेस यहां बिजी हैं, इसलिए उस मामले पर फौरी तौर पर सुनवाई नहीं हो गई। लेकिन लोगों ने कहा है कि इसी हफ्ते इलेक्टोरल बॉन्ड पर नंबर आ सकता है, तारीख आ सकती है। इस पर और जानकारी दे रही हैं सुप्रीम कोर्ट की खबरों पर नजर रखने वाली पत्रकार नलिनी सिंह। हमने एसबीआई के लॉयर्स से बात करी है, उनकी लीगल टीम से बात करी है। उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को भी अप्रोच करा है, ये बोलते हुए कि सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने बाकी सारी जो पार्टीज हैं केस में, उनके पास भी लेटर सर्कुलेट करवाया है, ये बोल के कि उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी है एक्सटेंशन मांगते हुए, और वो ये होपफुल है कि जल्द से जल्द सुनवाई होगी। अब आगे इस पूरे मामले में ये होगा कि लीगल टीम ये बोल रही है कि ज्यादा से ज्यादा थर्सडे तक वो होपफुल है कि सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मैटर कंसिडर करेगा। वो 5 जज बेंच इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली कॉन्स्टिट्यूट होगी और एसबीआई की एप्लीकेशन कंसिडर करी जाएगी। और फिर ये देखना रह जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई एक्सटेंशन एसबीआई को देगी या नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ये कि वो एसबीआई को साफ साफ मना कर दे कि कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, और क्योंकि डेडलाइन आज रात 6 मार्च तक एक्सपायर हो जाएगी, इसलिए एसबीआई को उस केस में जल्द से जल्द डेटा इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो ये है कि वो एसबीआई की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें और 30 जून तक उनको एक्सटेंशन ग्रांट कर दें। और ऑप्शन नंबर 3 ये है कि एसबीआई की एप्लीकेशन ना एक्सेप्ट करते हुए कोई मिडिल पाथ लें, जिसमें थोड़ा बहुत एक्सटेंशन एसबीआई को मिल जाए, कुछ हफ्तों का, शायद 1 महीने का, पर हो सकता है 30 जून तक एक्सटेंशन ना मिले। लेकिन वो कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट की बेंच पे डिपेंड करता है, सुनवाई पे डिपेंड करता है, और एसबीआई के लॉयर्स किस तरह का केस बना पाए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस पर डिपेंड करता है। कोर्ट से जुड़े अगले अपडेट के लिए चलते हैं कोलकाता। संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा। हाईकोर्ट ने 6 मार्च को सुनवाई करते हुए
राज्य सरकार और पुलिस से कहा कि शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले किया जाए। इसके लिए कोर्ट ने शाम 4:15 तक का वक्त दिया। इसी समय तक सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को लेने सीआईडी हेडक्वार्टर पहुंची। सीआईडी की टीम ने उसका मेडिकल कराया और फिर सीबीआई को शेख की कस्टडी मिल गई। इससे पहले 5 मार्च को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा था। पुलिस ने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए नहीं सौंप सकते। सीबीआई तब 2 घंटे के इंतजार के बाद लौट गई थी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हम जानते हैं कि 5 जनवरी को ईडी की टीम टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर रेड करने पहुंची थी और तब शेख समर्थकों ने उस पर जानलेवा हमला किया था। कई अफसर घायल हुए थे। इस केस के सिलसिले में उसकी कस्टडी सीबीआई को देने की बात हो रही है। इस मामले पर और जानकारी दे रहे हैं न्यूज रूम से हमारे संवाददाता। संदेशखाली केस में हाईकोर्ट के दखल के बाद सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ था। इससे पश्चिम बंगाल सरकार जो है खफा थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो एक दिन उन्होंने उनकी याचिका खारिज की गई। मतलब याचिका खारिज क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अगले दिन भी यही हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार के तर्क रहे हैं कि चूंकि राज्य की पुलिस इस मामले को बेहद तैयारी, बेहद मुस्तैदी और बहुत तेज़ी से हैंडल कर रही है, इसलिए बारहा ये केस सेंट्रल एजेंसीज को हैंड ओवर करना ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। इसलिए इस मामले को तुरंत सुना जाए और कलकत्ता हाई कोर्ट के मामले के ऑर्डर को जो सीबीआई को ट्रांसफ़र करने का है उस पर स्टे लगाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फौरन करने से इनकार कर दिया। अगली खबर जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से आई। अपराधी से नेता बने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है और इसके साथ ही उनके चुनाव लड़ने की तैयारी धरी रह गई। 4 साल पुराने अपहरण और रंगदारी के मामले में 5 मार्च को जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। दोषी साबित होने के तुरंत बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। 6 मार्च को यानी आज के दिन सजा सुनाई गई। कोर्ट ने पूर्व सांसद पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में धनंजय के एक सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को भी यही सजा मिली। धनंजय के खिलाफ यह केस 2020 में दर्ज हुआ था। 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में यूपी जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। अभिनव सिंघल तब करीब 300 करोड़ रुपए के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट को देख रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि धनंजय इस प्रोजेक्ट में माल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते थे। शिकायत में यही बताया गया कि उनके सहयोगी विक्रम 2 साथियों के साथ अभिनव का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गए। वहां धनंजय पिस्टल के साथ आए, उन्हें धमकाया कि प्लांट में खराब क्वालिटी वाले सामान का इस्तेमाल करें। शिकायत के मुताबिक अभिनव ने इनकार किया तो उन्हें गालियां दी गई और धमकी देते हुए रंगदारी मांगी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और पूर्व सांसद को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में कोर्ट से धनंजय सिंह को जमानत मिल गई थी। धनंजय सिंह और संतोष विक्रम के खिलाफ अपहरण, जान की धमकी, रंगदारी, अपमानित करना और आपराधिक धमकी से आरोप लगे थे। अब उन्हें इसी मामले में सजा हुई। धनंजय सिंह का एक चर्चित परिचय भदोही फेक एनकाउंटर केस से भी है। 17 अक्टूबर 1998 को यूपी पुलिस को सूचना मिली थी कि भदोही मिर्जापुर रोड पर एक पेट्रोल पंप पर लूट होने वाली है। पुलिस सक्रिय हुई। कुछ ही देर में खबर आई कि लूट की योजना बना रहे 4 लोगों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। कहा गया 50,000 का इनामी धनंजय इस एनकाउंटर में मारा गया। 4 महीने बीते। फरवरी 1999 में धनंजय सामने आया और तब जाकर भदोही के इस फेक एनकाउंटर का सत्य भी सामने आया था। अब रही बात धनंजय सिंह के राजनीतिक इतिहास की, तो वो जानकारी दे रहे हैं न्यूज रूम से हमारे साथी सिद्धांत मोहन। धनंजय सिंह 27 साल की उम्र में सबसे पहली बार नेतागिरी में आए थे और चुने गए थे। साल 2002 में जो रारी विधानसभा है वहाँ से वो निर्दलीय विधायक चुने गए थे। कहा जाता है चुने तो गए थे निर्दलीय, लेकिन ग्राउंड वर्क में उनकी मदद लोजपा ने की थी उस वक्त। उस समय जो हुआ हो सो हुआ हो। उसके बाद साल 2007 में वो जनता दल यूनाइटेड का टिकट पाकर विधानसभा चुनाव लड़े और जीत भी गए थे। फिर उसके बाद बसपा में शामिल हो गए और साल 2009 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा बसपा के टिकट पे। जौनपुर सीट से चुनाव लड़ा और चुन लिए गए। लेकिन साल 2011 में बसपा ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देकर पार्टी से बाहर निकाल दिया। और कहा जाता है इसके बाद धनंजय सिंह का जो राजनीतिक अवसान शुरू हुआ, जो राजनीतिक ग्राफ गिरना शुरू हुआ, वो आज तक नहीं चढ़ सका। साल 2022 में उन्होंने जौनपुर की मल्हनी विधानसभा से जदयू के टिकट पे चुनाव लड़ा था। सपा के लक्की यादव ने उन्हें हरा दिया। और साल 2021 में ठीक 1 साल पहले उनके परिवार में जो राजनीति का एक छोटा सा ग्राफ, हल्का सा अपटिक हुआ था जब उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता था। फिर साल 2024 में धनंजय सिंह निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसा लग रहा है, लेकिन उसके पहले अपहरण और रंगदारी के जुर्म में जेल चले गए।
अदालत के बाद अब रुख करते हैं चुनावी हलचल का। 4 मार्च से 6 मार्च तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों के दौरे पर हैं। ये राज्य तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार। 4 से 5 मार्च के दरमियान पीएम तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा की यात्रा कर चुके हैं और 6 मार्च को वो पहुंचे पश्चिम बंगाल। यहीं संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की खबरों से राजनीति गर्म है। इसी से करीब 85 किलोमीटर दूर बारासात में भाजपा की नारी शक्ति अभिनंदन रैली थी। पीएम इस कार्यक्रम में पहुंचे और यहां संदेशखाली की 5 पीड़ित महिलाओं से उन्होंने मुलाकात भी की। इन महिलाओं ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि हमने पीएम को बताया कि हमें कैसे रात में बुलाया जाता था और न जाने पर अत्याचार किया जाता था। उन्होंने मदद का आश्वासन दिया। हमने मुख्यमंत्री को वोट देकर जिताया, लेकिन उन्होंने हमारा अपमान किया। उन्होंने हमसे बात तक नहीं की। पीएम मोदी से बात कर हमें अच्छा लगा। हमने उनसे अनुरोध किया कि यहाँ सेंट्रल फोर्स को तैनात किया जाए, क्योंकि हमें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने पीड़िताओं को आश्वासन दिया। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना भी साधा रैली में। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। प्रधानमंत्री के बयान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रिएक्शन आया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल के धैर्य और शिष्टाचार को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने 10 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होने वाली टीएमसी की रैली के लिए लोगों को निमंत्रण भी दिया। बारासात की रैली से पहले कोलकाता में प्रधानमंत्री ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेक्शन का भी उद्घाटन किया। अंडर वाटर मेट्रो हुगली के पश्चिमी तट पर स्थित हावड़ा को पूर्वी तट पर स्थित सॉल्ट लेक शहर से जोड़ेगी। 6 स्टेशन होंगे, जिसमें 3 अंडरग्राउंड। पीएम ने कोलकाता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के और हिस्सों में भी रेल से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जैसे गाजियाबाद में देश की पहली रैपिड रेल के दूसरे चरण का, जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, कुल 17 किलोमीटर की। बंगाल के बाद पीएम बिहार पहुंचे। बेतिया में उन्होंने 12,800 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और उसके बाद जनसभा में आरजेडी और लालू परिवार पर जबानी हमले। यहां बरौनी का खाद कारखाना कब से बंद पड़ा था? इन परिवारवादियों को कभी इसकी चिंता नहीं हुई। मोदी ने किसानों को, मजदूरों को इसे फिर से शुरू करवाने की गारंटी दी थी। आज ये खाद कारखाना अपनी सेवा दे रहा है और नौजवानों को रोजगार भी दे रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा तो विपक्ष की तरफ से भी जवाब आया। तो ठीक है, जब सब अपने को डिक्लेयर कर दिया है बचाव में कि हम मोदी के परिवार हैं, सब मोदी के परिवार बन जाओ, मोदी का परिवार बन जाओ, तो दूसरा बात उसी में हम जो बोले कि मरने के बाद मोछ, बाल, केस सब छिलवाया जाता है, छिलाया जाता है, नाखून टूंगवाया जाता है, तो सब छिलवा लो तो हम मानेंगे कि तुम लोग परिवार हो, मनावटी परिवार हो। तो अभी बाल छिलवाओ ना सब, क्यों नहीं बाल छिलवा रहे हो? ये तो हो गई भाषणों की बात। अब सीट शेयरिंग की तरफ चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन से महाराष्ट्र में हैं। एनडीए के सहयोगी दलों से बात कर रहे हैं। 6 मार्च को सूत्रों के हवाले से खबरें आने लगी कि फॉर्मूला तय हो गया है भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार के बीच। 48 लोकसभा सीटें हैं। बताया जा रहा है बीजेपी को मिलेंगी 32, शिवसेना शिंदे को 4 से 5 और एनसीपी को 3 से 4 सीटें मिलने की संभावना है। मुंबई की बात करें तो 6 सीटों में बीजेपी 5 और एकनाथ शिंदे को दक्षिण मध्य मुंबई की सीट मिल सकती है। बीजेपी देश में 195 सीटों पर पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। दूसरी लिस्ट भी जल्द आ सकती है। अब बात कांग्रेस की। 7 मार्च को कांग्रेस की चुनावी कार्य समिति की बैठक है और उम्मीद जताई जा रही कि इसके बाद पहली लिस्ट डिक्लेयर हो सकती है। अब चलते हैं दिन की आखिरी सुर्खी की तरफ। गए ही टूरिस्ट वीजे ते गए ही ना इत्थों ते ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜ ਲਏ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 1-2 ਦਿਨ ਖਰੇ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ कर ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਆ। ये रवनीत सिंह की मां है। रवनीत पंजाब के गुरदासपुर में दीनानगर गांव के रहने वाले हैं। मां पंजाबी में कह रही हम लोग बहुत गरीब 11 लाख का कर्ज लेकर रवनीत को टूरिस्ट वीज़ा पर विदेश भेजा। एजेंट ने वादा किया कि हम उसे किसी अच्छे देश में काम करने के लिए भेजेंगे, पर कुछ दिन पहले बेटे का फ़ोन आया। उसने बताया कि हमें पकड़कर रूस की सेना में ज़बरदस्ती भर्ती कराया जा रहा है। एग्रीमेंट भी कराया गया। इसकी भाषा रवनीत और उसके साथ के लड़कों को समझ नहीं आ रही थी। सरकार से गुहार, हमारे बच्चे को सुरक्षित वापस लाएं। रवनीत जैसे तमाम हैं जो नौकरी के लिए या घूमने के लिए रूस गए, लेकिन वहाँ उन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 5 मार्च को एक वीडियो सामने आया। इसमें कुछ युवक हैं जो खुद को भारतीय बताते हैं और फौज की वर्दी में दिखते हैं। वर्दी भारत की नहीं, रूस की सेना की है। युवक कह रहे टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे, एजेंट लाया था, उसने वादा किया अच्छी नौकरी दिलाएगा, पर वहाँ जबरन भर्ती करा दिया गया। हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेके चला गया, और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया, और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी, या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। वीडियो में कुल 7 युवक हैं। उनके इसके वीडियो को केंद्र में रखते हुए अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने विस्तार से रिपोर्ट की और पहचान बताई। गगनदीप सिंह, लवप्रीत सिंह, नारायण सिंह, गुरप्रीत सिंह, हर्ष कुमार, अभिषेक कुमार और एक अन्य 5 लोग पंजाब के, 2 हरियाणा के। वीडियो में कह रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें पकड़कर रूस की सेना के हवाले किया और सेना ने रूसी भाषा में एग्रीमेंट पर जबरन दस्तखत लिए। इससे पहले अखबार ने 20 फरवरी को भी एक खबर छापी थी, तो और तब भी लिखा था कि रूस में सिक्योरिटी हेल्पर के रूप में नियुक्त किए गए कम से कम 3 भारतीयों को रूस यूक्रेन सीमा पर युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसमें एक युवक हैदराबाद का, दूसरा गुजरात का और तीसरा यूपी का बताया जा रहा है। लगभग 100 भारतीय ऐसे हैं जो 1 साल से रूस की सेना में इस तरह से काम करते बताए जा रहे हैं। इनमें से जिन भी लोगों की बात किसी माध्यम से बाहर आ पाई, उसमें कुछ चीज़ें कॉमन समझ में आई। जैसे पहली बात कि हमें बताया गया केवल हेल्पर के रूप में काम करना है, पर कुछ ही दिन में रूस की सेना ने हमें हथियारों और गोला बारूद के प्रशिक्षण के लिए भर्ती किया। यूक्रेन भेजने की तैयारी हुई, फ़ोन और डॉक्यूमेंट छीन लिए गए। पॉइंट 1। दूसरा कॉमन पॉइंट, रूस की सेना कहती है कि हम 1 साल बाद ही यहाँ से निकल सकते हैं, हमसे युद्ध जीतने में मदद करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये भी जता देते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें सज़ा होगी या शायद हम जिंदा भी ना बचें। तीसरा बिंदु, यूक्रेन रूस में कई भारतीय फंसे हैं। भारतीय दूतावास और भारत सरकार से अपील करते हैं कि हमारी मदद करें। ये हमारा आखिरी वीडियो हो सकता है। ये सब जगह आ रहा है कि वे हमें यूक्रेन युद्ध में भेज रहे हैं, हमें बचाया जाए। इस पर 29 फरवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय ने रिएक्ट किया था और कहा था कि लगभग 20 भारतीय मदद के लिए मॉस्को में भारतीय दूतावास पहुंचे और भारत वापस आने के लिए आवेदन दिया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा था कि भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार रूस के संपर्क में और मजबूती से मुद्दा उठाया जा रहा है। 25 जनवरी को एक हैदराबाद का एक लड़का है जो वहां पे फंस गया, और उसके जो साथी ने उसकी फैमिली को आके फोन किया कि मैंने उसको इंजर्ड हालत में देखा है। तो वो जो लड़का था, उसकी जो फैमिली थी, वो हैदराबाद के जो एमपी हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके पास गए और ओवैसी जी ने चिट्ठी लिखी एमईए को और साथ में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर को, पर उनको उस बात का कोई जवाब नहीं आया। आज हमें पता चल रहा है कि वो जो मोहम्मद असफान थे, उनकी आज डेथ हो गई है। आज इंडियन एम्बेसी इन लखनऊ ने उनके फैमिली को फोन करके बताया है कि उनकी डेथ हो गई है। तो 3 महीने से उनकी फैमिली जो है सरकार को कह रही थी कि आप कुछ करिए, लड़के फंसे हुए हैं, उनको वापस लाइए। और जब सबसे पहली खबर जब हिंदू में छपी फरवरी 20 को, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया जो आई सरकार की वो थी फरवरी 23 को। और जब उन्होंने कहा कि हमने रशियंस को अथॉरिटीज से हम टच में हैं और हम इनको वापस ले आएंगे जो भी है। उसके बाद 26 को एक और प्रतिक्रिया आती है जब हम और खबरें करते हैं कि वहां जो लड़के हैं वो वीडियोस भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इंडियन एम्बेसी में। वो फोन करते हैं, फोन हैंगअप कर दिया जाता है, उनको वेट पे रख दिया जाता है, तो उनका कोई मतलब सुनवाई नहीं है। तो जब हमने वो स्टोरी की, उसके बाद इंडियन
विदेश मंत्रालय ने एक और प्रतिक्रिया जारी किया, एक और स्टेटमेंट दिया कि बहुत सारे सेवरल इंडियंस का अर्ली डिस्चार्ज किया है और हमने स्ट्रांगली रशिया से ये इशू उठाया है। पर अगर आप बात करें इंडियन से वहां पे जो फंसे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम ऐसे किसी को नहीं जानते हैं जो वापस आए हो। एक बस लड़का है कोई मोहम्मद ताहिर करके गुजरात में, वो भी अपने इनिशिएटिव से वापस आए हैं। तो ये है अब तक की कहानी। बीबीसी की भी एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक इस नेटवर्क में 2 एजेंट रूस में थे और 2 भारत में। फैजल खान नाम की एक और एजेंट का नाम आ रहा है जो दुबई में रहता है और बाकी सभी एजेंट्स के बीच कड़ी का काम करता है। फैजल बाबा ब्लॉग्स नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है और अपने चैनल पर विदेश में नौकरियों के पोस्ट करता है और बताता है कि कैसे दूसरे देशों में हेल्पर के तौर पर काम कर अच्छी कमाई की जा सकती है। इस पूरे प्रकरण को द हिंदू अखबार के लिए कवर करने वाली पत्रकार विजेता सिंह से हमने विस्तार से बात की ताकि मोडस ऑपरेंडी समझ में आए। इन लड़कों को ये बोला गया था कि इनको सिर्फ मलबा उठाना होगा या एज ए हेल्पर काम करना होगा, पर जब वो वहां पहुंचे सारे लड़कों का यही कहना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमसे साइन करवाया गया जो कि रशियन लैंग्वेज में था और उसमें लिखा जो इनको बाद में पता चला कि 3 महीने तक तो ये छोड़ भी नहीं सकते, 1 साल तक नहीं छोड़ सकते, उनको जो पहली छुट्टी मिलेगी वो 6 महीने के बाद मिलेगी। तो ये वो उस तरीके से फंस गए वहां पे। और इन सब लड़कों में कॉमन जो चीज देखने को मिल रही है, मतलब ये सारे एक यूट्यूब चैनल है उससे इंस्पायर्ड हुए थे। अब दुबई में है वो, फैजल खान है, वो बाबा ब्लॉग्स करके चलाते हैं। मैंने उनसे बात भी किया था तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि इनको वॉर जोन में भेजना। हमें बस ये कहा गया था कि जो उनके जो साथी हैं कि मतलब आप प्रचार करिए और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है और अगर इंडियंस आ रहे हैं तो उनको किस तरह की मदद दी जाए, किस तरह का सचेत किया जाए। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।